Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 लेकर के आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको पता है कि 66th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, दिसंबर 27 को एग्जाम है। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, एवरी डिटेल सिलेबस क्या है, एवरीथिंग आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। जब तक ये दिसंबर का जब तक प्रीलिम्स होता है उन सारे मंथ्स के मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण एज सुन एज पॉसिबल आपको अपडेटेड करती रहूँगी। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए जनवरी और अप्रैल इन 2 मंथ्स का प्रतियोगिता दर्पण विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया हुआ है, मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर देखिए। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारा पहला न्यूज़ है सीआईआई प्रेसिडेंट उदय कोटक जी के बारे में, जो रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। मैं आपको सीआईआई के बारे में बताती हूँ कि है क्या। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। बेसिकली इट इज़ ए नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लीड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 9000 मेंबर्स हैं फ्रॉम प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स। बेसिकली जो सीआईआई है ये वर्क करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। इट एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म। अभी रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं उदय कोटक जी। इन्होंने सक्सीड किया है विक्रम किर्लोस्कर को। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स का नेचर होता है, तो आप इस चीज़ को भी बहुत ध्यान में रखिए कि इन्होंने सक्सीड किसको किया है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है अरुण सिंघल के बारे में। ये अभी रिसेंटली सीईओ चूज़ किए गए हैं एफएसएसएआई के। इन्होंने सक्सीड किया है जीएसजी अयंगर को। मैं आपको अगर एफएसएसएआई के बारे में बताऊँ तो पहले इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है इस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कृष्णेंदु मजुमदार के बारे में। ही हैज़ बीन नेम्ड चेयर ऑफ बाफ्टा। अगर मैं बाफ्टा का फुल फॉर्म आपको बताऊं तो ये है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। इन्होंने रिप्लेस किया है पीपा हैरिस को। मजुमदार जो है वो एक इमी विनर एंड बाफ्टा नॉमिनेटेड टेलीविजन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं। हमारा नेक्स्ट है मोहनदास पाई के बारे में। आईबीबीआई, जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसने भी रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया है इट्स एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर। और इस कमिटी के ये कमिटी है वो चेयर्ड किया जाएगा बाय टीवी मोहनदास पाई के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा रवीश कुमार। ये इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड चूज किए गए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वीएन दत्त के बारे में। ये चेयरमैन एंड एमडी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के। इसके बाद है हमारा वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता के बारे में। ये चीफ ऑफ स्टाफ है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। 13 जून को इनको चीफ ऑफ स्टाफ चूज किया गया है। इसके बाद हमारा उर्जित पटेल जी के बारे में। 2018 के दिसंबर में इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के पद से रिजाइन कर दिया था और अभी रिसेंटली इनको चेयरमैन चूज किया गया है एनआईपीएफबी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है शंभू एस कुमारन के बारे में। ये इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस रिसेंटली चूज किए गए हैं और ये 1995 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। इसके बाद हमारा जॉय बिडेन। जॉय बिडेन के नाम से आप अवगत होंगे क्योंकि 2020 नवंबर में जो इलेक्शन होने वाला है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में खड़े हैं। इनकी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं फॉर यूएस इलेक्शन। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है एम नेत्रा के बारे में। ये 13 ईयर ओल्ड एक मदुरई की गर्ल है। अभी रिसेंटली इसको गुडविल की एम्बेसडर फॉर द पुअर बाय द यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा ये गुडविल की एम्बेसडर चूज़ की गई हैं फॉर द पुअर्स। देखिए इनको एम्बेसडर इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि इन्होंने अपने फादर को कन्विंस किया था कि इनकी जो सेविंग्स इनकी फादर्स की इनके एजुकेशन के लिए वो 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए पुअर लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस लॉकडाउन के टाइम पे उनको फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने फादर को कन्विंस किया था कि वो अपने जो सेविंग्स के 5 लाख रुपए हैं वो उसको खर्च करे। इसलिए अभी रिसेंटली इनको गुडविल ने अपना एम्बेसडर बनाया है फॉर द पुअर्स। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है चिरंजीवी सारजा के बारे में। ये कन्नड़ एक्टर हैं, रिसेंटली इनकी देहांत हुई थी।
इसके बाद है हमारा वेद मारवा के बारे में, फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड, मिजोरम एंड मणिपुर ये रह चुके हैं। इसके बाद है हमारा अनवर सागर के बारे में, ये एक लिरिक्स थे। मैट पॉडी फॉर्मर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, अभी रिसेंटली इनका भी देहांत हुआ है। बासु चैटर्जी फिल्म मेकर है, इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ था। इसके बाद हमारा गुलजार देहलवी, ये पोएट है, इनका भी देहांत हुआ था। और इसके बाद जो हमारा नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वैद्यनाथन, फॉर्मर प्लानिंग कमीशन चेयरमैन रह चुके हैं। देखिए ये जब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे तो इनका बेसिक फोकस जो था वो था रूरल एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे। इनको याद भी किया जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी प्लानर फॉर इम्प्रूविंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, रूरल लेबर्स एंड लाइवली स्टॉक थ्रू हिज स्कॉलरी वर्क। इनको जब ये प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे तो इन्होंने जो बेसिकली जो काम था वो ग्राउंड लेवल पे किया था। जिस चीज़ पे लोगों का बेसिक फोकस नहीं होता था उस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया था कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करते तभी हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। इस चीज़ पे इन्होंने फोकस किया था और इनको इन्हीं चीज़ के लिए याद किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट नाम है वसंत राय जी का, इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ था। इसके बाद है हमारा कुर्ट थॉमस का, यूएस जिम्नास्टिक है, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। के आर सच्चिदानंदन पॉपुलर केरला के फिल्म डायरेक्टर है, अभी रिसेंटली इनका भी देहांत हुआ है। इसके बाद है हमारा बीपीआर विट्ठल बाड़ू, वेटरन इकोनॉमिस्ट है, 1950 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और अभी रिसेंटली इनका भी देहांत हुआ है। इसके बाद हम रिजाइनेशन की बात करते हैं कि किन किन ने रिजाइन किया था। पहला है किम योंग चुल, ये यूनिफिकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं साउथ कोरिया के। अभी रिसेंटली जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच का जो टेंशन चल रहा था इसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पद से। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। देखिए वर्ल्ड फूड प्राइज जो है एक तरीके का नोबेल प्राइज है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और इस साल का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो डॉक्टर रतन लाल जी को दिया गया है। ये एक एमिनेंट इंडियन अमेरिकन फूड साइंटिस्ट है, सॉइल साइंटिस्ट है। इनकी खोज थी इनकी खोज है जिसकी वजह से इनको ये दिया गया था। इनकी बेसिकली एक खोज है सॉइल सेंट्रिक अप्रोच टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन दैट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंजेस। और कहा जाता है कि इस खोज की वजह से ये 50,000 प्लस किसानों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है EY वर्ल्ड इंटरप्रेटर ऑफ द ईयर 2020। इस साल का ये अवार्ड जो है वो किरण मजुमदार सौज को दिया गया है। शी बिकम ओनली द सेकेंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड टू गेट द टाइटल आफ्टर ओलिवा लूब। इसके बाद है हमारा रिचर्ड्स डिकनेंस ऑनर। इस साल का जो ये ऑनर है वो जावेद अख्तर जी को दिया गया है और ये पहले इंडियन है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ये 12th एडिशन इस इंडेक्स का इस साल पब्लिश किया गया है। बाइनियल इंडेक्स है, हर एक 2 साल पे प्रिपेयर किया जाता है बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द WEF। अगर आप इंडिया की रैंकिंग इस साल देखेंगे तो 168 है, डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे है, फॉलोड बाय लुक्सेमबर्ग, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड जर्मनी। ये कुछ टॉप 10 की कंट्रीज हैं। डेनमार्क इस बार फर्स्ट पोजीशन पे था। ये फर्स्ट रिपोर्ट है वो 2002 में पब्लिश किया गया था। 32 इंडिकेटर्स के बेसिस पे 180 कंट्रीज जो हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। 32 इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड इंक्लूडेड लेयर्स ट्रेंड इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एट द नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वर्स है देन ऑल साउथ एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट अफगानिस्तान। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है नगर वन स्कीम। ये जो स्कीम है वो इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन 5 जून को पब्लिश किया गया था, अनाउंस किया गया था। इसके अंदर क्या है कि आगे के 5 सालों में आपको 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है वो बिल्ड करने हैं, गवर्नमेंट का ये टारगेट है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है प्रतीक तिलोस्कर के बारे में। ये 23 साल का एक इंडियन बॉय है जिसने एक वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट फॉर कोविड-19 हॉस्पिटल्स के लिए ये बनाया है। देखिए इस रोबोट का नाम है कोरोबोट। ये इस पेंडेमिक के टाइम पर जहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कोविड जो पेशेंट हैं उनके टच में रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे थे। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कोरोबोट बनाया इस बंदे ने, इस लड़के ने, प्रतीक तिलोस्कर ने बनाया। और इसको जो है वो अभी कल्याण के एक हॉस्पिटल है, हॉली क्रॉस हॉस्पिटल, वहाँ पर सक्सेसफुली इसको डिप्लॉय किया गया था। बेसिकली ये रोबोट जो है वो जो कोविड पेशेंट है उनको फूड, वाटर, बेवरेजेस, मेडिसिन, सम इवन सम गुड एडवाइस भी कोरोना पेशेंट्स को देगा without the need of nurse, ward staff and other caregivers।
देखिए बेसिकली ये जो कोरोबोट है वो जो फिजिकल प्रेजेंस होता है या फिर कांटेक्ट कहेंगे नर्स का, वार्ड बॉयज़ का विद द पेशेंट, इसको कम कर रहा है, इस चीज़ को एलिमिनेट कर रहा है, क्योंकि उनका जो काम है वो रोबोट ये कर दे रहा है। जैसे जो पेशेंट है उनको दवाई देना, उनको कुछ एडवाइस देना, उनको बार बार टाइम टाइम पे पानी नाश्ता जो भी होता है जो चीज़ें देना, वो ये रोबोट काम कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो वार्ड बॉयज़ हैं, जो नर्सेस हैं, वो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में कम आएंगे, तो ऑफकोर्स ये बात है कि कम जो मेडिकल स्टाफ है वो कम इफेक्टेड होंगे कोरोना से। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है मर्कर्स 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। इस सर्वे का रिजल्ट जो है वो जून 10 को रिलीज़ किया गया था, जिसमें इंडिया का एकमात्र सिटी जो टॉप 100 में है वो है मुंबई। अगर आप ग्लोबली इसकी रैंक देखेंगे तो 60th है, अगर आप एशिया में इसकी रैंक देखेंगे तो 19th है। अगर आप इस पूरे जो सर्वे है इसमें अगर आप ग्लोबली टॉप पे देखेंगे तो हांगकांग जो है वो टॉप पोजीशन पे था। देखिए ये एक तरीके का सर्वे है जिसमें 400 सिटीज़ को कंपेयर किया जाता था बट इस साल जो है 209 सिटीज़ को अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट कंपेयर किया गया है। बेसिकली इसमें कंपेयर किया जाता है उन सिटीज़ का लोकेशन इंक्लूडिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, क्लॉथिंग, हाउस होल्ड गुड्स एंड इंटरटेनमेंट। और इस कंपैरिजन के लिए जो बेस्ट सिटी है वो न्यूयॉर्क को रखा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है सिजोथोरेक्स सिजुरुमेंसिस। ये एक तरीके का न्यू स्पीसीज है फिश का जो डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इस फिश का नाम जो है ये जिस नदी में पाई गई उसी के नाम पे रखा गया है। इसके बाद का न्यूज़ है NHAI हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटलाइज्ड कंस्ट्रक्टिव सेक्टर डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कंस्ट्रक्टिव सेक्टर। इसका ये जो है फुली डिजिटलाइज हो गया है यूटिलाइजिंग द क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितने भी जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, कॉन्ट्रैक्टल डिसीजंस है, अप्रूवल है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ली जाएंगी। चलिए हमारा नेक्स्ट है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। इट इज़ एन इन्फॉर्मेटिव बुकलेट लॉन्च बाय HRD मिनिस्ट्री टू रेज अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के। अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का जो एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लैटिनम रिकॉग्नाइजेशन 2020 है वो इस एयरपोर्ट के नाम गया है। और ये जो अवार्ड है वो इनको दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स इन्वायरमेंटल अकॉम्प्लिशमेंट। ये जो ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम है 2017 में लॉन्च हुआ था विद द सपोर्ट फ्रॉम द ACI एशिया पैसिफिक रीजनल इन्वायरमेंटल कमिटी। द प्रोग्राम highlights different environmental themes each year. The submission were received by a panel of judges. चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे। ये जो कैंपेन है वो नितिन गडकरी जो है वो हमारे नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या है कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे। देखिए अगर आपको पता है तो इंडिया में कुछ 5000 ब्लैक स्पॉट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो इन्हीं एरियाज़ में हो रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है वो फाइंड आउट किया गया है कि कौन कौन से ये ब्लैक स्पॉट एरियाज़ है, वहाँ पे टेम्पररी परमानेंटली जो भी मतलब प्रिकॉशंस जो भी वहाँ पे प्रोसेस जो रेक्टिफिकेशन का है वो किया जा सकता है, उनको वहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे करने का ये ऑर्डर दिया गया है। देखिए इसमें हर एक साल जो है वो बहुत सारे लोगों की जान तो जा ही रही है। अगर आप देखेंगे डाटा, अगर आप देखेंगे तो हर साल 1.5 लाख प्लस लोगों की रोड एक्सीडेंट में जान जा रही है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं। तो इस कैंपेन के द्वारा जो नितिन गडकरी जी हैं यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने जो डिफरेंट NGOs हैं, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी कहा गया है कि जो ब्लैक स्पॉट है फॉर एनिमल्स ऑन रोड इसको फाइंड आउट किया जाए और इस पे जो जितने भी टेम्पररी या फिर परमानेंट जो भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो लिए जाएँ। चलिए और ऐसा टारगेट है कि अगले साल मार्च आते आते तक 20 to 25% जो ये फिगर है डेथ का उसको कम किया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आइसलैंड इज द मोस्ट पीसफुल country ऑफ दिस वर्ल्ड। देखिए ये जो रिपोर्ट है ये इस साल का 14th एडिशन था इस ग्लोबल पीस इंडेक्स का। और कुछ इसमें जो ये जो रैंकिंग है वो 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। अगर आप आइसलैंड की बात करेंगे तो ये मोस्ट पीसफुल कंट्री है इन द वर्ल्ड, अ पोजीशन इट हैज़ हेल्ड सिंस 2008। इट इज़ ज्वाइंड एट द टॉप ऑफ द इंडेक्स बाय न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल एंड डेनमार्क। अगर आप लिस्ट पीसफुल की बात करेंगे तो अफगानिस्तान लिस्ट पीसफुल इन द
वर्ल्ड है फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, फॉलोड बाय सीरिया, इराक, साउथ सूडान एंड यमन। अगर आप यमन को छोड़ दें, एक्सेप्ट यमन, तो ये जितनी भी जो लीस्ट पीसफुल कंट्रीज़ हैं वो 2015 से यही 5 कंट्रीज़ जो हैं वो लीस्ट पीसफुल कंट्रीज़ की लिस्ट में रहती हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क हैज़ बीन क्रिएटेड इन। ये जो पार्क है वो मनुष्यारी उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे ये पार्क बनाया गया और इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क है। अगर आप इसका पूरा जो फॉरेस्ट एरिया देखेंगे तो ये 1.5 हेक्टेयर का ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है। द पार्क हैज़ बीन डेवलप्ड विद द एम टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड कल्टिवेट लाइकेन्स एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर इंपॉर्टेंस। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कि पाकिस्तान में पहला हिंदू टेम्पल बनाया जा रहा है और ये जो टेम्पल है वो इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद का एक एरिया है, वहाँ का कैपिटल एरिया है H9 एरिया, वहाँ पे 20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये बनाया जा रहा है। 10 करोड़ प्लस का जो फंडिंग है उससे ये इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टेट सॉन्ग ऑफ उड़ीसा और ये है वंदे उत्कल जननी। इस सॉन्ग को जो है लक्ष्मीकांत महापात्र ने लिखा था। उड़ीसा भाषा में एक देशभक्ति सॉन्ग है। अभी रिसेंटली वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसको स्टेट सॉन्ग बनाया गया है उड़ीसा का। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टेट टू टॉप ऑन फूड सेफ्टी इंडेक्स। अगर आप लार्ज स्टेट की कैटेगरीज में देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 3 टॉप स्टेट हैं जो कि टॉप पोजीशन में है। अगर आप स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो इसमें गोवा जो है वो टॉप पोजीशन पे है इन टर्म ऑफ फूड सेफ्टी, फॉलोड बाय मणिपुर एंड मेघालय। Chandigarh, Delhi and Andaman Nicobar secure top position in the UTs. The index measures the food safety and ranked state on the basis of 5 parameters of food safety. और ये पैरामीटर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कॉम्प्लियंसेस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये कुछ बेसिस है जिनके बेसिस पे इनको रैंकिंग दी जाती है। आप नाम ज़रूर याद रखिएगा। जैसे स्मॉल स्टेट्स में अगर आप बात करेंगे तो गोवा टॉप पोजीशन पे है, यूटीज़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार ये टॉप 3 की स्टेट्स हैं। अगर आप लार्ज स्टेट्स की बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ये कुछ 3 स्टेट्स हैं जो कि टॉप 3 पोजीशंस पे हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसी का ये एक इम्प्लीमेंटेशन है। ये जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम रिवर पे बनाया जाएगा। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत आता है और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत आता है। अगर मैं आपको कोहाला के बारे में बताऊँ, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 1124 मेगावाट। कोहाला हाइड्रो पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये तैयार किया जाएगा और टारगेट है कि 2026 तक 2026 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए इसके आने से पाकिस्तान को तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि उसको 5 बिलियन यूनिट ऑफ क्लीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पाकिस्तान को सप्लाई होने लगेगा, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के आने से इंडिया इसके अपोजिशन में खड़ा है। इंडिया का स्टैंड ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को लेकर के बढ़ जाएगा। दूसरा, इंडिया का स्टैंड ये भी है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें इस तरीके की एक्टिविटी एक इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी, एक इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान के द्वारा। तो इंडिया का ये स्टैंड है, इंडिया का इस वजह से इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रही है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, CTAP कोविड टेक्नोलॉजी एसेसफुल। ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट एम एट मेकिंग टेस्ट, वैक्सीन, ट्रीटमेंट एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज टू फाइट COVID-19 एज वेल एज दैम टू मेक दैम एसेसेबल टू ऑल कंट्रीज। देखिए ये जो इनिशिएटिव है वो प्रपोज किया गया था कार्लोस अल्वाराडो जो कि प्रेसिडेंट है कोस्टा रिका के, उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था। देखिए इसके तहत क्या होगा कि जितनी भी कंट्रीज़ है, इसमें 30 कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था, CTAP को साइन किया था, जिसके तहत क्या है कि मान लीजिए किसी भी कंट्रीज़ में वैक्सीन की डेवलपमेंट या फिर आप कहें कि वहाँ पर टेस्ट जो न्यू किट्स वगैरह बन रहे हैं उनकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, इस चीज़ का डाटा जो है इसमें अवेलेबल रहेगा। कोई भी कंट्री इस चीज़ को एसेस कर सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है WHO के द्वारा।
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 75th विक्ट्री डे परेड एट मॉस्को ऑन 24 जून 2020। अभी रिसेंटली जो है वो मॉस्को में विक्ट्री डे परेड ऑर्गेनाइज किया गया था, होल्ड किया गया था। वॉज ए मिलिट्री परेड दैट टुक प्लेस इन मॉस्कोज रेड स्क्वायर ऑन 24 जून 2020 टू कमेमोरेट द 75th diamond jubilee of both the capitulation of Nazi Germany in the Second World War in 1945 and the historic Moscow Victory Parade of 1945। ये जो परेड है इसमें इस साल इंडिया, मंगोलिया, चाइना, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल एशिया, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह गए थे और उन्होंने कहा कि ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि 75th विक्ट्री डे परेड में 75 मेंबर्स ट्राई सर्विसेज कंटीजेंट के ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। इसके बाद का न्यूज़ भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सांसा एंड नासा कोलैबोरेट टू सपोर्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू मून, मार्स एंड बियॉन्ड। देखिए, सांसा का फुल फॉर्म है साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी पार्टनर्ड विथ नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू होल्ड अ डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन टू सपोर्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू द मून, मार्स एंड बियॉन्ड। साउथ अफ्रीका बिकम द 4th country after the United States of America, USA, Spain and Australia to host a deep space ground station। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लीजिए। G20 हैज़ प्लेस्ड ओवर $21 बिलियन टू फाइट कोविड-19। देखिए, ये जो पैसा है वो इकट्ठा किया गया है टू सपोर्ट फंडिंग इन द ग्लोबल हेल्थ। अगर मैं आपको G20 के बारे में बताऊँ तो इसमें 19 कंट्रीज़ है एंड यूरोपियन यूनियन है। इन 19 कंट्रीज़ में आपको है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, द रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, द यूके एंड द यूएस। ये कुछ कंट्रीज़ है जो मिलकर के G20 बनी हुई है। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया और यूएस दोनों साथ में खड़े होते हैं और ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है G7 के एक्सपेंशन की बात चली थी। इस साल का G7 समिट जो है वो जून के महीने में यूएस में होने वाला था, यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने बोला कि इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। ये G7 ग्रुप जो है वो बहुत आउटडेटेड हो गया है। देखिए, ये ग्रुप जो है 1975 में फॉर्म हुआ था। उस टाइम पे इसके मेंबर्स ग्रुप थे फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूएस एंड द यूके। बाद में जाकर के इसको रशिया ने भी ज्वाइन करा, फिर ये G8 बन गई थी और रशिया ने इसको फिर बाद में एग्जिट भी कर दिया। ठीक है, यूएस का ऐसा कहना है कि बहुत आउटडेटेड इकोनॉमीज की एक ग्रुप हो गई है, ये इस ग्रुप को ऐसे स्ट्रांग बनाना चाहिए टू काउंटर चाइना। और उनकी तरफ से ये प्रपोजल था कि इसमें रशिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज़ को इसको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन यूके की तरफ से ये प्रपोजल आया कि रशिया को इसमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए, इसको D10 मतलब 10 डेमोक्रेसीज जो है पॉपुलरली इसको बनाना चाहिए, जिसमें रशिया को इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडिया ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हालांकि जब लास्ट टाइम ये फ्रांस ने जब ये होल्ड किया था, ये मीटिंग जब फ्रांस में हुई थी, उस टाइम पे इंडिया इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। इंडिया को इसमें इन्विटेशन मिला था। इसमें कुछ कंट्रीज़, कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन्विटेशन मिलता है इस समिट में पार्टिसिपेट करने का। तो उस साल जो है फ्रांस की तरफ से इंडिया को इन्विटेशन आया था, हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे वो गए भी थे। अब अभी तक इंडिया का स्टैंड क्लियर नहीं आ पाया है कि इंडिया इसको ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी। चलिए, मैं अगर आपको G7 के बारे में बताऊँ तो ये 1975 में फॉर्म हुआ था। इसमें उस टाइम पे मेंबर कंट्रीज थी फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, जर्मनी, यूएस एंड यूके। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। अभी रिसेंटली वहाँ के प्रेसिडेंट चूज़ किए गए हैं रजब तैयब एर्दोगान। इसके बाद हमारा न्यूज़ है कैथरीन डॉयर सुलीवान के बारे में। ये नासा की एस्ट्रोनॉट है एंड जियोलॉजिस्ट है हु बिकम फर्स्ट वुमेन टू रीच अर्थ डीपेस्ट पॉइंट। इसके बाद है हमारा बुरुंडी के अभी जो प्रेसिडेंट है उनका हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुआ था, जिनका नाम है पियरे नकुरिंजिया। इसके बाद है हमारा वोल्कन बोजकीर के बारे में। ये प्रेसिडेंट चूज़ किए गए हैं 75th UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट चूज़ किए गए हैं। ये फर्स्ट टर्की से जो ये पोजीशन को हेल्ड करेंगे। इन्होंने सक्सीड किया है तिजारी मोहम्मद बंद को। अगर मैं आपको UNGA के बारे में बताऊं तो ये जो वोल्कन बोजवीर हैं उनको 178 मेंबर्स का समर्थन मिला था UN के। इसके बाद ये यहाँ के प्रेसिडेंट चूज़ किए गए थे। अगर मैं आपको UNGA के बारे में बताऊं तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी।
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है। अभी रिसेंटली किर्गिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन किया था 15 जून 2020 को, और इनका नाम है एम अबील गाजीव। इसके बाद वहाँ के न्यू पीएम चूज़ किए गए जिनका नाम है के बोरोनोव। अगर आप किर्गिस्तान का कैपिटल देखेंगे तो उसका कैपिटल है बिस्केक। चलिए, हु इज़ द यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो अभी इंडिया के यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का नाम है एस जयशंकर। अभी रिसेंटली इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आरआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट थी उसको इन्होंने अटेंड किया था। अगर आप आरआईसी का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है रशिया, इंडिया एंड चाइना। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक मीटिंग थी। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वेनेसा ओब्रायन के बारे में। शी बिकेम द फर्स्ट ब्रिटन टू ड्राइव द फुल डेप्थ ऑफ चैलेंजर्स डीप। शी इज़ अ ब्रिटिश एज वेल एज अमेरिकन सिटीजन। सी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट अमेरिकन एज वेल एज द फर्स्ट ब्रिटिश सिटीजन टू क्लिम K2। शी हैज़ अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर क्लिम्बिंग द हाइएस्ट पीक ऑन एवरी कॉन्टिनेंट इन 295 डेज। अगर मैं आपको चैलेंजर डेप्थ के बारे में बताऊँ कि ये होता क्या है, तो ये किसी भी ये डिपेस्ट पॉइंट है नोन इन द अर्थ सीबेटेड हाइड्रोस्फीयर with a depth of about 10,902 to 10,929 मीटर्स। ये जो है पश्चिमी जो प्रशांत महासागर की सतह के नीचे स्थित है और यह लगभग 3,200 फीट गहरा है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वाई इज़ चैलेंजर डीप नेम्ड सो। देखिए, ये जो नाम है वो एक ब्रिटिश रॉयल नेवी सर्वेसिप HMS है चैलेंजर, उसके नाम पे रखा गया था। हु एक्सपेडिशन ऑफ 1892 टू 1896 मेड द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इट्स डेप्थ। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है कि अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर चूज़ किए गए हैं आइसलैंड के और इनका नाम है माइकल मार्टिन। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन सेट अप एट। तो आउटसाइड इंडिया जो है ये फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो है वो लॉस एंजल्स में सेटअप किया जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स भी कराए जाएंगे, डिफरेंट तरीके के कोर्सेज कराए जाएंगे दैट कंबाइन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मॉडर्न रिसर्च अप्रोचेस टू एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ योगा। देखिए, जो 6th इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को सेलिब्रेट किया गया था उस अवसर पर इस चीज़ की घोषणा की गई थी कि अब इंडिया के बाहर भी योगा यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ये लॉस एंजल्स में बनाया जाएगा। इसके जो चेयरमैन हैं वो रहेंगे डॉक्टर HR नागेंद्र, जो कि इंडिया का जो योगा यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु में उसके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कांथा आर्ट। इट इज़ एन ओल्ड इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म ऑरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट। देखिए, ये एक तरीके का क्राफ्ट है, एक तरीके का आर्ट है जो कि बंगाल का एक बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है। चलिए, इसके बाद है कोडूमनल, एन इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट विच गिव एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ इन मेगालिथिक कल्चर इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद का जो टर्म है वो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी। ये होता क्या है? देखिए, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जो कम्युनिटी है वो प्रॉपर तैयार हो। जैसे आप अगर आप कोरोना वायरस के टाइम पे सुन रहे होंगे तो आपको पता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो इस डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं और 90% चांसेस ऐसा है कि वो उनको ये डिजीज़ नहीं होगी। उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उन पर इस चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो इस डिजीज़ से बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाएंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है व्हेन ए पॉपुलेशन इज इम्यून टू एन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब आपका इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेडी हो। इट अकर व्हेन लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी बिकम इम्यून टू ए डिजीज, सो डिजीज डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए, ये जो स्प्रेड का जो है वो एक इंडिकेशन होता है, एक RO वैल्यू होता है। उस वैल्यू के हिसाब से आप बता सकते हैं। इसका मतलब RO का यहाँ पे मतलब होता है रिप्रोडक्टिव नंबर। ये एक वैल्यू होता है जिसके बेसिस पे पता चलता है कि ये अगर मान लीजिए ये डिजीज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हुआ तो उससे ये कितने लोगों तक इन्फेक्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी डिजीज का RO लेवल जो है वो 18 है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर पर्सन उस डिजीज से अगर आप इफेक्टेड हो रहा है तो वो एवरेज 18 लोगों को ये डिजीज उससे स्प्रेड हो सकती है। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए किसी डिजीज का RO लेवल अगर कम है, 2 या 3 है, तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब इस डिजीज से के स्प्रेड जो है वो 2 से 3 लोगों तक एवरेज हो सकता है। जैसे आप कोरोना वायरस के टाइम पे देखेंगे तो प्राइमरी स्टेज पे कहा गया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन से 2 से 3 लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है, मतलब इसका RO लेवल जो है आइदर 2 या 3 है।
तो इससे 2 या 3 लोग ही इफेक्टेड हो सकते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी का यही होता है कि आपका इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेडी है या नहीं है, ये होता है हर्ड इम्यून। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम, अगर आप कोविड के टाइम पे देखेंगे तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है वो इससे इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं अभी तक, एक्सेप्ट कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RO वैल्यू, जिसको हम R0 भी प्रोनाउंस करते हैं। रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए RO वैल्यू होता है। इस वैल्यू के बेसिस पे ये चीज़ बताया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर डिजीज से कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ का अगर मान लीजिए RO लेवल 2 या 3 होता है, जैसे कोरोना वायरस का स्टार्टिंग में कहा गया था कि इसका RO वैल्यू जो है, R0 वैल्यू, वो 2 या 3 है। मतलब एक अगर पर्सन को अगर कोरोना वायरस होता है तो उस पर्सन से 2 या 3 लोगों तक ये आगे फैल सकता है, 2 या 3 लोग और इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ का, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का अगर RO वैल्यू 25 है, इसका मतलब यह है कि उससे ऑन एन एवरेज 25 लोगों तक ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का अगर आपको RO वैल्यू पता होता है तो आपको पता है कि अगर मान देखिए इस टाइम पे कोविड का जब आप देखेंगे तो क्यों आइसोलेट किया जा रहा था लोगों को, क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी है। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेज पे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोरोना वायरस होता है तो उससे 2 या 3 लोगों पे हो सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगाया गया था कि आपको पता नहीं है कि क्राउड में किसको कोरोना वायरस है, उस पर्टिकुलर पर्सन से 2 या 3 लोगों पे जाएगा, फिर इस 2 या 3 से और आगे बढ़ेगा। मतलब एक ये चेन बन जाएगा जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो RO वैल्यू के बेसिस पे गवर्नमेंट के को या फिर पॉलिसी मेकर्स को ये पता होता है कि एक पर्टिकुलर डिजीज कितने तक फैल सकता है, इसको कैसे इस चेन को तोड़ा जाए। अगर आप मेसल्स की बात करेंगे तो वो 19, उसका RO वैल्यू जो है 19 है। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर मेसल्स होता है तो वो 19 लोगों तक स्प्रेड हो सकता है। वही आप इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे तो उसका RO वैल्यू 1 या 2 है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर इन्फ्लुएंजा होता है तो 1 से 2 लोगों तक आगे फैल सकता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट है ARPIT, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये है क्या? एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इवैक्यूएशन of critical patient whose disease like corona from high altitude area, isolated areas and remote places. It has been designed by IAF. ये जो पूरा जो ये ARPIT है वो प्रॉपरली डेवलप्ड डिज़ाइन और ये जो पूरा है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। बेसिकली कोविड-19 के जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स रहेंगे, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हो, आइसोलेटेड हो, रिमोट प्लेसेस में, उनको इवैक्यूएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है DSDBO रोड, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। देखिए, इसका फुल फॉर्म है दरबुक सहयोग DBO मार्ग। ये 255 किलोमीटर का रोड है जो कि लद्दाख को दौलत बेग ओल्डी जो जगह है उससे कनेक्ट करता है। ये LSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है इस लद्दाख के एरिया में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ये इंडिया के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि ये लेह को दौलत बाग ओल्डी जो है उसको उससे 6 घंटे का ही ये सफ़र जो है वो 6 घंटे का ही हो जाता है। पहले ये बहुत टाइम लगता था इसको डिस्टेंस को कवर करने में। इस रोड में बहुत सारे ब्रिजेस भी बनाए गए हैं और ये जो है वो ऑल वेदर रोड है। 13,000 फुट से 16,000 फुट का जो LSC का एरिया है उसमें ये रोड बनाया गया है। लगभग 2 दशक पहले से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 वाज बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है हमारा स्टेट दैट हैज़ रिकॉर्डेड प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट इन द मिडिल हिमालयाज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उत्तराखंड में जो एलिफेंट का प्रेजेंस है मिडिल हिमालयाज में, वो पहली बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एज पर द डाटा गिवन बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नंबर ऑफ टाइगर डेथ इन इंडिया ड्यूरिंग 2010 से 2018 हैज़ बीन। तो ये जो नंबर ऑफ टाइगर्स डेथ है वो 750 है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट विच इज़ डेवलपिंग 800 किलोमीटर लॉन्ग हर्बल रोड। तो ये जो हर्बल रोड है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। दिस रोड विल हैव मेडिसिनल एंड हर्बल प्लांट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। इसमें जो ट्रीज है वो बेसिकली आपको पीपल, नीम,
अश्वगंधा, तुलसी के पेड़, इन सब टाइप के पेड़ जितने भी उत्तर प्रदेश से, चाहे वो दूसरे स्टेट्स की तरफ जो हाईवेज जा रहे हो या फिर इंटर स्टेट्स में जितने भी हाईवेज या रोड हैं उनके किनारों की तरफ लगाया जाएगा। देखिए इसके दो बेनिफिट है, पहला ब्यूटिफिकेशन तो होगा ही होगा, दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि इससे प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विथ मेडिसिनल बेनिफिट। जितने भी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल भी इससे मिल जाएगा, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। दूसरा, ऑक्सीजन का प्योरिफिकेशन भी हो जाएगा। आजकल आपको पता है कि जितने भी स्टेट्स है उसमें पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन पेड़ों के दोनों साइड से होने से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डाटा बाय UNCTAD, इंडिया हैज़ बिकम डैश लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ FDI इन 2019। तो इंडिया जो है वो 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है FDI का इन 2019। अगर आप टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो $51 बिलियन इनफ्लो हुआ है 2019 में FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार मित्र स्कीम। ये एक तरीके का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया था 12 जून 2020 को बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। एक इनिशिएटिव है NCDC का, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस टाइम पे आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो दिया गया है। इसके तहत जो युवा हैं उनको जितनी भी हमारी स्वदेशी चीज़ें हैं उनको लेकर के कुछ इंटर्नशिप कोर्सेज वगैरह इसके तहत प्रोवाइड की जाएगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गैस एक्सचेंज हैज स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 15 जून 2020। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM स्वनिधि स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑन 1 जून 2020। देखिए ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC जैसे एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है ऐसा। तो ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, 1 जून को लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो रोड पे जो ठेला लगाते हैं, रेली लगाते हैं, उन लोगों को इसके तहत जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा इस स्कीम का एक टर्म एंड कंडीशन है कि 24 मार्च से पहले तक जिन लोगों ने जिनकी रेली जो ठेले वगैरह लगाते हैं रोड पे या फिर ऐसा कुछ बिजनेस करते हैं रोड पे, उनको जो है 10,000 रुपीज़ तक का लोन दिया जाएगा। एक टाइम पे 10,000 रुपीज़ का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को इस कोविड के टाइम पे जो ठप पड़ गया है उसको वो दोबारा से रीस्टार्ट कर सके। इसके तहत क्या था कि जो 10,000 का लोन है वो आप 1 साल के अंदर अगर आप कुछ कुछ किस्तों में गवर्नमेंट को रिटर्न कर देते हैं तो आपको इस पर 7% की सब्सिडी मिल जाएगी। दूसरा, जो अगर आप ये लोन अगर 1 साल के अंदर अगर आप गवर्नमेंट को रिटर्न कर देते हैं तो अगला जब भी आप कोई भी लोन लेने के लिए आएंगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट था। ये स्कीम जो है वो बेसिकली जो रेली लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं रोड पे, उनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। उनको एक आर्थिक मदद पहुंचाने की एक बहुत अच्छी पहल थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट चेयर बाय श्री नरेंद्र मोदी ऑन जून 2020 अप्रूव्ड ए स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% टू शिशु लोन अंडर विच योजना। देखिए ये जो शिशु लोन है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2% की सब्सिडी दी गई है। पहले मैं आपको मुद्रा योजना बताती हूँ। देखिए ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया गया था, जिसमें 10 लाख तक का जो ऋण है वो जो है प्रदान करने का उद्देश्य था। ये ऋण जो है मतलब ये जो लोन है वो आप किसी भी कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फाइनेंशियल बैंक, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के तहत ले सकते हैं, इनसे ये लोन ले सकते हैं। इसमें जो लोन है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। शिशु लोन जिसके अंदर 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। इसके बाद है किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसके बाद था तरुण जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड की गई है 2% का शिशु लोन पे, मतलब 50,000 तक का अगर आप लोन है आपके ऊपर तो आपको 2% की सब्सिडी दी जाएगी। ये जो है बेसिकली कोविड-19 के टाइम पे जो स्मॉल जितने भी जो छोटे उद्योग व्यापारी होते हैं उनको एक तरीके की मदद पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज एक्सटर्नल डेबिट बाय द एंड ऑफ मार्च 2020 इज $558.5 बिलियन का एक्सटर्नल डेबिट बाय द एंड ऑफ मार्च 2020 था।
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है स्टार्स। पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ये एक तरीके का प्रोग्राम है जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $500 मिलियन का लोन दिया है ऑन 28 जून 2020। अगर आप इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 3700 करोड़ रुपीज़ का ये लोन दिया गया है टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। इट विल सपोर्ट द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल बाय स्ट्रेंथिंग द स्कूल एजुकेशनल सिस्टम। इस प्रोग्राम के तहत टीचर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, इन सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसका जो बेसिक एम है वो एम है जो स्ट्रेंथ करना है, स्कूल एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना, इसको सपोर्ट करना। इस चीज़ के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है। तो इसका बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, हर लोगों पे इसका बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोजेक्शन। अगर आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का 2020 से 2021 का अगर आप ग्रोथ प्रोजेक्शन देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूशन का माइनस में ये ग्रोथ प्रोजेक्शन दिखा रहा है। अगर आप IMF का देखेंगे 2020 से 2021 के लिए तो -4.5 है, वही 2021 से 2022 के लिए 6% का है। वर्ल्ड बैंक का अगर आप देखेंगे तो 2020 से 2021 का -3.2% है, 2021 से 22 का नील है, अभी तक उन्होंने कोई डाटा नहीं दिया है। अगर आप ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का देखेंगे 2020 से 2021 का तो -4% है, लेकिन वही 2021 से 22 का 5% है। मूडी का देखेंगे तो 20 से 21 का -4% है, वही 21 से 22 का 8.7% है। S&P का देखेंगे तो 2020 से 2021 का 5% था, 21 से 22 का 7.5% है। अगर नौमूला का देखेंगे 2020 से 2021 तक का तो -5.2% था, वही 2021 से 2022 का 7.9% है। मतलब ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशन का इस साल का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो माइनस में जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो ठप पड़ गई थी। और आगे इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो ठप पड़ गए, जो ग्रोथ है वो काफ़ी रुकी थी। इस वजह से ये ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो भी माइनस में दिखा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिएशन ऑफ RS 15,000 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDB अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान वाज अप्रूव्ड ऑन 24 जून 2020। अगर आप रैंक देखेंगे इंडिया का इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक तो 77 है। फर्स्ट पे UK है, सेकंड पे US है एंड थर्ड पे वेस्ट इंडीज है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है आई कमिट इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है यूनियन पावर मिनिस्टर राजकुमार सिंह ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, मतलब 5 जून के दिन ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। द इनिशिएटिव वाज ड्राइवन बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट विल फोकस ऑन द इनोवेटिव चेंजेस इन करेंट पावर स्कीम इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइज्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। It will also promote key undertaking of Government of India like Saubhagya Scheme, Atal Jyoti Yojana, National Electricity Mobility Mission Plan 2020, Uday, PM कुसुम योजना, सोलर पावर, सोलर पार्क्स, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप ETC। इन सारे स्कीम्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम्स है इसको भी इस आई कमिट के थ्रू प्रमोट किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है स्वदेश इनिशिएटिव। मैं आपको स्वदेश इनिशिएटिव बताने से पहले वंदे भारत मिशन बताती हूँ कि है क्या। देखिए इस कोविड के टाइम पे जो जब लॉकडाउन हो गया पूरी दुनिया में तो हमारे भारतीय मूल के जो लोग, चाहे वो पढ़ाई करने गए हो या फिर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो या फिर डिफरेंट कंट्री में जो जॉब कर रहे थे और उनकी जॉब चली गई हो इस पैंडेमिक की वजह से, उनको इंडिया रिटर्न लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव था वंदे भारत मिशन। इसके तहत क्या था, इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जाती, वहाँ से पैसेंजर्स को लेकर के आ रही थी। हालांकि ये ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है उन पैसेंजर्स के द्वारा ही दिया जाना था, लेकिन ये इनिशिएटिव उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उनको यहाँ पे क्वारंटीन किया जा रहा था। जैसे ही वो डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे थे वहाँ पे उनको एक स्किल कार्ड, स्वदेश स्किल कार्ड जो है फॉर्म जो था वो उनको फिल करना था। पहले मैं आपको स्वदेश का फुल फॉर्म बताती हूँ, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही लिया गया था। जितने भी लोग एयरपोर्ट पे आ रहे थे उनको एक स्वदेश स्किल फॉर्म था वो फिल करना था, जिसमें वो वहाँ किस तरीके की नौकरी कर रहे थे, वहाँ उनका क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके की कंपनी में काम कर रहे थे, इन सारे डाटा को फिल करना था। चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन तीनों का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस BPSC जैसे एग्जाम्स के लिए
था, आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसके इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट किया गया है। इसके तहत जो भी लोग आ रहे थे वो अपना पूरा डाटा फिल कर रहे थे, ताकि गवर्नमेंट के पास ये डाटा रहे कि किस तरीके के लोग बाहर से आ रहे हैं, वो किस तरीके का काम कर रहे थे, क्या वो अगर अपना काम इस तरीके का कभी इंडिया में इस तरीके का अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको किस तरीके का लेबर चाहिए, हर तरीके की जानकारी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इसके लिए स्किल कार्ड फॉर्म वहाँ पे फिल करवाया जा रहा था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है गवी, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखिए, ये एक ग्लोबल वैक्सीन समिट था जो वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था यूके के द्वारा, यूके के बोरिस जॉनसन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया की तरफ से हमारे पीएम मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और डिफरेंट कंट्रीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखिए, बेसिकली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू इम्यूनाइजेशन टू ऑल। इसमें इंडिया ने $15 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत जो अनाउंस किया गया था वो कौन से डेट को अनाउंस किया गया था, किस डेट को अनाउंस किया गया, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो है 12 मई 2020 को अनाउंस किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाज अनाउंस्ड ऑन, ये जो योजना है 26 मार्च 2020 को अनाउंस किया गया था। कॉमन मैन के लिए अनाउंस किया गया था जिनको इस लॉकडाउन की वजह से जिनकी इकोनॉमी जो ठप हुई थी, उनकी जॉब चली गई, बहुत तरीके की इकोनॉमिक इश्यूज उनको फेस करने पड़े थे, उनके कल्याण के लिए गरीब कल्याण योजना अनाउंस किया गया था। देखिए, साइज ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज कितने का है, 20,000 करोड़ रुपए का ये जो पैकेज है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20,000 करोड़ रुपीज का था। आत्मनिर्भर भारत विल फोकस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। आत्मनिर्भर भारत के 5 मेजर पिलर्स थे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये 5 बेसिक इसके स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर थे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि इंडिया में स्वदेशी चीज़ें बनाना, उनको प्रमोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी बाहर से जो चीज़ें एक्सपोर्ट करके आ रही है उनका हम यूज़ ना करें, उनको बाइकआउट करें, नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है हमारा जो स्वदेशी चीज़ है उसको प्रमोट करना, उसकी क्वालिटी को इतना इम्प्रूव करना कि बाहर भी लोग इसी चीज़ को प्रेफर करें। हमें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा। मोदी जी हमेशा कहते थे कि अपने जब भी वो किसी कोई भाषण देते थे वो कहते थे कि हमें अपनी चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा, हमें उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उसकी क्या खूबियाँ हैं वो हमें बताना पड़ेगा। ये एक इनिशिएटिव का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना मनरेगा वेजेस हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 192 डेज टू 202 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। पहले मनरेगा के अंदर 192 दिन का काम दिया जाता था, बट अब इसको इम्प्रूव करके 202 दिनों का काम दिया गया है। चलिए, व्हाट इज टॉप टू टोटल, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रीन अनाउंस्ड फॉर द टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो कवरिंग ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। इसके बाद है हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ये जो इनिशिएटिव है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसके तहत जो किसान है उनको उनकी फसल के लिए उचित दाम दिलाया जाएगा, उनको उचित मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ अमाउंट फिक्स किया गया है कि 2019 से खरीफ और रबी की जितनी भी फसल है उनको उनके बेसिस पे किसानों को कुछ अमाउंट दिया जाएगा, कुछ मदद की राशि दी जाएगी। चलिए, इसके बाद का हमारा न्यूज़ है गोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 15 मई 2020। पहले हम लोग गोल का फुल फॉर्म देख लेते हैं, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है टू यूथ, ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। ये जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड फेसबुक, इन दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसके तहत क्या है, 5,000 यूथ्स को एम्पावर किया जाएगा थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट विल बी रेज्ड फ्रॉम 49% से अभी रिसेंटली इसको 74% कर दिया गया है। इसके बाद हमारा न्यूज़ है इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड MOU विथ डेनमार्क ऑन एनर्जी कॉर्पोरेशन। अभी रिसेंटली 11 जून को NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 इसका 5th एडिशन रिलीज किया गया था, जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास जो है वो टॉप पोजीशन पे है। अगर सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे IISc बेंगलोर एंड IIT दिल्ली है।
है। अगर आप यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में देखेंगे तो IISc बेंगलोर जो है वो टॉप पोजीशन पे है इस NIRF रैंकिंग में, फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मिरांडा कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो टॉप पोजीशन पे है इन कॉलेज कैटेगरी। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है आरोग्य पाथ। ये एक नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है जो कि 12 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए, इसका बेसिक एम ये पोर्टल लॉन्च करने के पीछे यही है कि जो मैन्युफैक्चर है और जिनको ये मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उनके बीच में एक डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। उनको क्या चाहिए, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज़ें उनको अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा, जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर जितनी भी मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो, जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको एक ही पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है टुलिप। ये एक अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसको 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD। इन दोनों ने मिल करके ये अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके तहत क्या है कि अंडर ग्रेजुएट या फिर फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होंगे वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इंटर्नशिप है वो 2500 इंटर्न्स हर साल, गवर्नमेंट का एम है कि वो इनको इंटर्नशिप देगी। जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उस टाइम पे कहा गया था कि ड्यूरेशन जो है इंटर्नशिप का वो मिनिमम 8 वीक्स का रहेगा और मैक्सिमम 1 ईयर्स का रहेगा। इसमें जो इंटर्नशिप है वो आपको 4000 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, 100 स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोग्राम चल रहा है कंट्री में, इसमें आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा। ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि बेसिकली ये जो लॉन्च करने का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसका बेसिक एम है विल एक्सपोज यू टू रियल लाइफ लर्निंग, कॉन्टैक्ट यू विद अर्बन लोकल बॉडीज़, इन्हेंस योर लर्निंग एंड मेक यू इंडस्ट्री रेडी। ये इसका बेसिक एम है कि लोग जो बच्चे हैं उनको रियल लाइफ लर्निंग हो, उनकी कॉन्टैक्ट्स बने अर्बन गवर्नमेंट में, इन्हेंस योर लर्निंग है एंड मेक यू इंडस्ट्री रेडी। ये बेसिक एम है इस चीज़ को लॉन्च करने के पीछे। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सिम बैंक ने रिसेंटली मलावी, एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसको एक लोन दिया है $215.68 मिलियन का। मलावी जो कंट्री है, मलावी गवर्नमेंट, उसको लोन प्रोवाइड किया गया है एक्सिम के द्वारा। चलिए, मैं आपको एक्सिम के बारे में बताती हूँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंडस्ट्री है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने लोन प्रोवाइड किया है। जब भी आप ऐसी कोई कंट्री का नाम सुने तो आप इसका कैपिटल ज़रूर देख लीजिए। जैसे कैपिटल है मलावी का लिंगोंगवे। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है थर्ड इंडिया आसियान यूथ डायलॉग। ये जो यूथ डायलॉग है वर्चुअली 8 से 10 जून 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें मेजर हाइलाइट्स से कि कहा गया था कि यंग पीपल्स जो है वो जो है वो व्हीकल ऑफ चेंज है, हु आर प्लेइंग अ वाइटल रोल बाय लीडिंग द फाइट अगेंस्ट द पैंडमिक। इसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था कि इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है उसमें से 65% पॉपुलेशन जो है वो बिलो 35 ईयर्स की एज में है। ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड का वो इंडिया में है। इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया था कि इंडिया हैज़ रफली मोर देन 450 मिलियन पीपल्स हु आर बिटवीन द एज ऑफ 15 to 35 एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द कमिंग ईयर। ऑल्सो आसियान मेंबर नेशंस हैव सम ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये इस चीज़ में जब ये स्टार्ट हुआ था, ये जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली फोकस था कोरोना वायरस पेंडेमिक पे, फिर आगे की कुछ चर्चाएं भी हुई। चलिए, मैं आपको मेजर हाईलाइट बताती हूँ। पहले देखिए, आसियान जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके तहत आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मीटिंग हुई थी इस बार, इसमें जो बेसिक हाइलाइट्स थे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को रीएस्टेब्लिशमेंट की बात चली थी। दूसरा, जब 25th एनिवर्सरी थी आसियान इंडिया कम्युनिटी समिट 2018 में, उस टाइम पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि 1000 PhD फेलोशिप फॉर आसियान स्टूडेंट्स एट द IITs इन 2019। इसके बाद एक और था कि इंडिया आल्सो प्रोवाइड मोर देन 1000 स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स फ्रॉम द आसियान कंट्रीज अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशंस एंड मेकोंग गंगा कॉपरेशन फ्रेमवर्क। इसके तहत 1000 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। चलिए, ये तो कुछ आसियान इंडिया समिट के मेजर हाइलाइट्स थे। मैं अगर आपको आसियान के बारे में बताऊँ तो ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 10 कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड एम एट प्रमोटिंग इंटरगवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन। ये इसका बेसिक एम था। दिस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, एजुकेशनल, सिक्योरिटी एंड सोशियो कल्चरल
socio cultural integration among its member as well as in the other countries in Asia। ये जो आसियान ग्रुप है इसको क्रिएट किया गया था 8 अगस्त 1967 को, जिसका सेक्रेटेरिएट है जकार्ता, इंडोनेशिया में। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है CSIR एंड AIM अटल इनोवेशन मिशन साइंड लेटर ऑफ इंटेंट टू फॉस्टर इनोवेशन इन इंडिया। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिज्ञासा। ये एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है। एक MOU साइन किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड HRD, इन दोनों के बीच में MOU साइन किया गया था, जिसके बाद इस जिज्ञासा जो कि इनिशिएटिव है इसको इसके लिए MOU साइन किया गया था। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है CSIR एंड KVS जो केंद्रीय विद्यालय समिति है एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री हैव बीन एक्सपोज टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इसका बेसिक फोकस है connecting school students and scientists to extend students classroom learning with a well planned research laboratory based learning। जो क्लासरूम लर्निंग है उसको क्लासरूम लर्निंग हटा करके, मतलब बुकिश लर्निंग हटा करके एक साइंटिफिक लर्निंग की तरफ ले जाया जाए स्टडीज़ को, इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल समिट। ये जो समिट है 4 जून 2020 को हुआ था। इसमें 3 MOU साइन किए गए थे। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, कॉपरेशन इन वोकेशनल एजुकेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके लिए MOU साइन किया गया था। देखिए PM जो है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, वो इंडिया 3 बार आने का उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, 2 बार आने का उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था। पहले वो जनवरी के मंथ में इंडिया आने वाले थे और मोदी जी से मिलने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में एक आग लगी थी वहाँ के जंगलों में, इसकी वजह से उनका प्लानिंग कैंसिल हुआ। फिर वो मई के महीने में आने वाले थे, फिर कोविड की वजह से उनका प्लान कैंसिल हुआ। बाद में जाकर के मोदी जी और इन्होंने एक वर्चुअल डायलॉग का प्रोग्राम रखा 4 जून को, और उस दिन ये कुछ बेसिक जो इन MOUs है वो साइन हुए थे। इसके अलावा द टू साइड ऑल्सो अनवील्ड ए शेयर विजन फॉर मैरीटाइम कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक एंड साइंड 7 एग्रीमेंट्स फोकस्ड ऑन क्रूशियल एरियाज सच एज डिफेंस एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। अगर आप इंडिया का देखेंगे तो जितना भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो इंडिया चाइना से मंगाता था अभी तक, जैसे चाइना से मंगाता था, मतलब जितना 90% जो है रेयर अर्थ मिनरल वो एक्सपोर्ट करता था चाइना से, लेकिन अब इसको सोच रहा है कि ये चाइना से इंपोर्ट को बंद करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करे इंडिया। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इसमें डिस्कस की गई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ICGS कनकलता बरुआ, जिसको यार्ड 2117 भी कहा जाता है। इट इज़ 5th एंड लास्ट शिप इन द सीरीज ऑफ फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स डिलीवर्ड बाय GRSE गार्डन रिसर्च शिप एंड इंजीनियर्स। ये 105वां ऐसा वेसल था जो कि डिलीवर किया गया था GRSE के द्वारा। अगर आप ये यार्ड 2117 के बारे में बात करें तो द शिप इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 7.5 वाइड एंड हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 308 टन विथ a maximum speed of 34 knots inducing more than 1500 nautical miles। ये 2019 के अगस्त में लॉन्च किया गया था कलकत्ता बरुआ एट यार्ड 2117 बाई विनय अजय कुमार, वाइफ ऑफ सेक्रेटरी डिफेंस अजय कुमार। देखिए ये जो नाम है कनकलता बरुआ, ये असम के असम के एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पे ये रखा गया है। पहले हम लोग GRSE के बारे में जानते हैं कि है क्या। देखिए एक नेशनलाइज्ड, ये जो कंपनी है वो नेशनलाइज्ड हुई थी इन द ईयर 1960 एंड वाज awarded the status of Schedule B and Mini Ratna Category 1 company by the Department of Public Enterprises under the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया सीएचएल्स डिफेंस कॉर्पोरेशन। यार्ड 2116 या फिर 4th जो सीरीज इस सीरीज़ का था फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स का, इज़ रेडी फॉर एक्सपोर्ट टू सीएचएल्स कोस्ट गार्ड। इससे पहले जो 4 और डिलीवर किए गए थे, जिसमें चौथा नाम तो यार्ड 2116 है और 3 जो नाम है उनका है ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट एंड ICGS अमृत कौर। देखिए ये जो फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स हैं इनकी क्या स्पेशलिटीज़ है ये देख लेते हैं। देखिए ये बनाया गया है GRSE के द्वारा, फ्यूल एफिशिएंट है, यूज्ड फॉर ऑपरेशन लाइक पेट्रोलिंग, एंटी स्मगलिंग, एंटी पॉचिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इस फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया हैज़ ज्वाइन द GPAI एज ए फाउंडिंग मेंबर टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट हैज़ नेचुरली बिकम important for India as it has launched the National Artificial Intelligence Strategy and National Artificial Intelligence Portal।
And with this, India has joined the league of leading nations and economies, including the US, UK, the European Union, Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, Republic of Korea, Singapore for the launch of the GPAI. देखिए, इंडिया को इसका फाउंडिंग मेंबर बनने का क्या एडवांटेज मिलेगा? इंडिया विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिवरेजिंग अपॉन इट्स एक्सपीरियंस अराउंड द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूजन ग्रोथ। इन सब चीज़ों का इंडिया को इसका फ़ायदा मिलेगा। अब इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर बन चुका है GPAI का। अब इस अगस्त के पीडी का लास्ट न्यूज़ है। यूएसए अप्रूव लोन इन्वेस्टमेंट वर्थ ओवर $340 million प्रोजेक्ट इन इंडियाज फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू अपलिफ्ट अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, पड़ियापत सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन गिवन $27.3 million टू बिल्ड एंड ऑपरेट ए 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन गुजरात। इसी के साथ अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता दर्पण के न्यूज़ थे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं आप लोगों के लिए अगस्त और सितंबर के प्रतियोगिता दर्पण पे काम करने वाली हूँ। 66 BPSC का नोटिफिकेशन आ गया है। एज सुन एज पॉसिबल आप अपने फॉर्म फिलने वाला काम कंप्लीट कर लीजिए ताकि बाद में जाकर के टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह ना आए। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 27 दिसंबर का डेट फाइनल हो गया है, बहुत टाइम है। एक स्ट्रैटेजी के साथ आप प्लानिंग कीजिए, उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी जिस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो आप लोगों को और भी बहुत सारे जो अपडेटेड न्यूज़ है उससे भी अपडेटेड करती रहूँ। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।